Example 1.5. A charged metallic sphere A is suspended by a nylon thread. Another charged metallic sphere B held by an insulating handle is brought close to A such that the distance between their centers is 10 cm as shown in the figure. The resulting repulsion of A is noted. For example, किससे नोट किया गया है? By a beam of light and measuring the deflection of its shadow on a screen. Sphere A and B are touched by uncharged sphere C and D respectively as shown in the figure B. C and D are then removed and B is brought closer to A at a distance of 5 cm between their centers as shown in the figure C. What is the expected repulsion of A on the basis of Coulomb's law? Sphere A and C, sphere B and D have identical sizes. Ignore the sizes of A and B in comparison to their separation between their centers. तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर अगर हम पहले देखें कि इन दोनों के बीच में अगर हम चार्ज एज्यूम कर लेते हैं कि ये Q1 चार्ज है, इसके ऊपर Q2 चार्ज है और यहाँ पे डिस्टेंस जो दी गई है 10 सेंटीमीटर R जो है वो हमें दिया गया है, तो अगर हम इनका फोर्स कैलकुलेट करें तो कितना फोर्स आएगा? दैट विल बी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर जो है वो हमारे पास आएगा, जहाँ पे R की वैल्यू जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अब क्या किया कि यहाँ पे इन्होंने दोनों को क्या किया है, दूसरे डायग्राम के अंदर A को C से टच कराया तो जो चार्ज था वो दोनों में इक्वली जो है वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्लस Q1/2, और इसी तरीके से B और D को टच किया तो उनका क्योंकि आइडेंटिकल है इसलिए उनका चार्ज भी जो है वो इक्वली वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अब फाइनली थर्ड स्टेज में इनको कितनी डिस्टेंस पे रख दिया? 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रख दिया, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? R/2। तो अब अगर हम नया फोर्स निकालें तो वो F डैश कितना हो जाएगा? तो दैट विल बी K Q1 अपॉन 2 Q2 अपॉन 2 और डिवाइडेड बाई R/2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये कैंसल आउट होके हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर विच इज इक्वल टू F, यानी कि फोर्स के ऊपर जो है वो पहले और बाद में कोई भी डिफरेंस जो है वो नहीं आएगा।